So hello everyone. Am I audible? Is my voice clear? Can anyone respond to it? Yes, sorry. Okay, thank you. So we'll be discussing today's Code Forces round, educational Code Forces round 155. We will be discussing problems A to E, first five problems. So let's start. ये पहला प्रॉब्लम है हमारा. Monocar organizes a weightlifting competition that there are n athletes in that competition, and each one has a strength and an endurance. Like दो चीजें हैं, एक strength है एक endurance है. n athletes है. जो पहला एथलीट है वो एक्चुअली फ्रेंड है. जो हमारा बंदा मोनोकार उसका फ्रेंड है, और हमें उसको जिताना है. और ऐसा है कि इसमें एक रूल है कि अगर हम एक बारबल है, उसका वेट है कुछ. अगर तो उसका वेट किसी की स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो वो नहीं उठा पाएगा. अगर लेस देन इक्वल टू स्ट्रेंथ है तो उठा पाएगा. और अगर उठा लिया तो वो जो उसकी एंड्योरेंस है उतनी बार वो उस बारबेल को, लाइक, ही कैन, या, हाँ, वो उतनी बार लिफ्ट कर सकता है बारबेल को. तो जो सबसे ज्यादा बार लिफ्ट करेगा बारबेल को वो जीत जाएगा. और जिनका वेट कम है बारबेल के वेट से, वो एक भी बार लिफ्ट नहीं कर पाएंगे. तो हमें बताना है कि हम ऐसा क्या वेट रखें ताकि वो जीत जाए. और अगर ऐसा है कि वो जीत ही नहीं सकते हैं तो ये भी बता, तो -1 प्रिंट कर देना है. तो तो क्या दे रखा है? हाँ. तो ऐसा कुछ वेट होगा. हर इंसान का एक वेट होगा. एक होगी स्ट्रेंथ. ठीक है. सॉरी, एंड्योरेंस एंड्योरेंस है. हर किसी का वेट और एक एंड्योरेंस होगी. हमें बारबेल का वेट इतना रखना है कि देखो, अगर हमें अपने बंदे को जिताना है तो हमें बारबेल का वेट एटलीस्ट उतना तो रखना ही पड़ेगा. और अगर मैं एग्जैक्टली उतना रखूँ तो मेरा सबसे ज्यादा फायदा भी तो उसी में है. अगर मैं उसका बढ़ा दूंगा तो, लाइक, ऐसा है ना, तो मैं जितना वेट रखूंगा उस वेट से कम, ज्यादा वाले जो भी बंदे हैं वो कंसीडर होंगे. पर उस वेट से कम वाले कंसीडर कंसीडर नहीं होंगे. तो अगर मैं अपने जो मेरा मेन बंदा है, मान लो उसका उसका वेट है W0, पॉलीकप का वेट है, और उसकी एंड्योरेंस E/0 है. ठीक है. अब मैंने मान लो मैंने बारबेल का वेट रख दिया W/0. ठीक है. अब अगर मैं इससे ज्यादा बढ़ाता हूँ तो बात यह है कि जो इससे ज्यादा वेट वाले होंगे वो भी कंसीडर होने लग जाएंगे, जबकि हमें सबसे कम से कम लोग कंसीडर करने हैं, क्योंकि हमें जिसे जिताना है ना. तो जो इससे कम वेट वाले हैं वो सारे इनका लाइक जीरो काउंट होगा. अब ऐसा है, जिनका वेट ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू W/0 है. बेसिकली जिन जिनका वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू W/0, हमें उनकी एंड्योरेंस देखनी है. अब ये देखना है कि अब बात ये है कि इसकी एंड्योरेंस सबसे ज्यादा होगी तभी जीत पाएगा ये. अगर इस केस में किसी की भी एंड्योरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू E/0, देन इट इज -1 प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीत ही नहीं सकता. एल्स एल्स वाले केस में W प्रिंट करते हैं, क्योंकि वो वेट वैलिड है. उस वेट बारबेल का वो वेट होगा, तो हमारा जो है पॉलीकार्प वो जीत जाएगा. हम एक बार एग्जांपल्स पे एक बार नजर मार लेते हैं. तो पहला है, इसमें हमारा जो W/0 क्या है, 7, और E/0 हमारा 4 है. राइट, 7,4. तो जो भी वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है उनमें देखना है. तो एक ही वेट है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, विच इज 9. और 9 का एंडोरेंस है वो कम है बेसिकली. 9 का एंडोरेंस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू पॉलीकार्प का एंडोरेंस. तो इट इज गुड फॉर अस. सो आंसर सीधा हम 7 प्रिंट कर सकते हैं, या कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं. 5 पे भी मतलब आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक हम उससे कम भी कर सकते हैं, पर मैं तो 7 ही प्रिंट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर. उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 4,6 है, और दूसरे का वेट और इंड्योरेंस है 100. तो मुझे वेट ज्यादा से ज्यादा 4 रख सकता हूँ. उससे ज्यादा नहीं रख सकता हूँ मैं बारबेल का वेट. और अगर 4 रखूंगा तो ये तो कंसीडर हो गई, लास्ट वाला कंसीडर हो गई, और उसकी इंड्योरेंस उससे ज्यादा है तो -1 प्रिंट होगा. इस वाले केस में 1,337 वेट रख दिया. अगर उससे कम कम भी रखता हूँ ना तो भी दूसरा वाला कंसीडर होने वाला है इन एनी केस. और उसकी एंड्योरेंस जो है वो बराबर ही है, तो भी -1, क्योंकि हमारा जो मेन बंदा है वो जीत नहीं पाएगा. तो इसका लॉजिक ये है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. अ, अब मैं नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ, जो कि बी वाला है. ठीक है. तो इसमें दे रखा है एक n/n ग्रिड है. अब n रोज एंड n कॉलम्स. अब हमें दो अरे दे रखे हैं, ए और बी. और अब ऐसा है कि हमें किसी भी सेल i, जे में कुछ प्लेस करना है, तो उसकी कॉस्ट होगी A ऑफ i प्लस B ऑफ j. तो बेसिकली वो अरेज इसलिए दिए हुए हैं. अब ऐसा है,
कि हमें चिप्स तो रखनी है, और चिप्स इस तरह से रखनी है कि हर एक सेल के सेम रो या सेम कॉलम में एक ना एक चिप तो हो ही हो। बेसिकली क्या है इसमें, इसमें दे रखा है। हाँ, तो अगर ऐसी हमारी कोई ग्रिड है, मान 1 मिनट। हाँ, ऐसे हमारी कोई ग्रिड दे रखी है, मान लो 3 बाय 3, 3 बाय 3 दे रखी है, कंसीडर दैट। ठीक है। तो मुझे हर एक सेल, जैसे ये मान लो ये सेल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में एक ना एक चिप होनी चाहिए। ये सेल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में एक ना एक चिप होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सेल की कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में एक ना एक चिप होनी ही चाहिए, राइट। तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, लाइक 1 मिनट। हाँ, तो इसका मतलब है हर एक सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग रो या फिर कॉलम में एक ना एक चिप तो होनी ही चाहिए, राइट। तो मैं इसे किस तरह से कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना है। तो अगर आप देखो, एक्चुअली इसमें ना अगर आप देखो तो इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब मैं अभी शायद प्रूव करने की ट्राई करता हूँ आपको कि कैसे आ रहा है। देखो, मान लो 1,1 है, तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट रो में होना चाहिए एक सेल, या फर्स्ट कॉलम। ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, या तो सेकंड रो या सेकंड कॉलम, या थर्ड रो या थर्ड कॉलम, मतलब सॉरी सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो या सेकंड कॉलम, थर्ड रो या थर्ड, या हाँ, थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो या थर्ड कॉलम। ठीक है, ये ऑप्शन है। हर सेल के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ ऑप्शन है। ठीक है। अब मान लो मैंने पहली रो के लिए यहाँ पे चिप रख दी एक, यहाँ एक चिप रख दी 1,1 पे। अब द थिंग इज, मुझे इन सब का देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे इन सब का देखना है बेसिकली। लाइक द थिंग इज, इसके रो और कॉलम सारे कवर हो गए ना, तो इन सेल्स पे देखने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब जो बच रहे हैं वो ये वाले हैं कि सेकंड रो या सेकंड कॉलम वाले, और थर्ड रो या थर्ड कॉलम वाले। तो अगर मुझे इनको सेटिस्फाई कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चिप यहाँ पर रख सकता हूँ। तो बेसिकली ये वाली पूरी रो सेटिस्फाई हो गई, और ये दोनों भी सेटिस्फाई हो गए। अब द थिंग इज, ये वाला रहता है, इसको कोई सेटिस्फाई करने वाला अभी तक आया नहीं है, राइट। तो इसको मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, द थिंग इज, एन क्वीन प्रॉब्लम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो वैसे, क्वीन नहीं, बट इसमें क्वीन नहीं होगा ना, उसमें वो कह सकते हो रुक, एन रुक प्रॉब्लम कह सकते हो, ये रुक की तरह हो गया ना। तो द थिंग इज, मुझे इधर डालना पड़ेगा, या इधर डालना पड़ेगा, या इधर, इन तीनों में से एक जगह डालना पड़ेगा। ठीक है, या तो इन तीनों में से एक जगह, या यहाँ डालना पड़ेगा, या यहाँ डालना पड़ेगा। बेसिकली अगर एक सेल का रो या कॉलम कवर्ड नहीं है, तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम पे डालना पड़ेगा, राइट। और ऐसा होगा कि जो इसके अलावा जो भी रोज और कॉलम्स होंगे वो कवर हो चुके होंगे, है ना। तो द थिंग इज, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई एम कमिंग टू इज कि ऐसा होगा कि हर एक रो, या तो हर एक रो कवर्ड होगी, मतलब या तो हर एक रो में एक ना एक सेल होगा, या हर एक कॉलम में एक ना एक सेल होगा। ऐसा कोई रो या कॉलम नहीं होगा, सॉरी, हाँ। तो या तो हाँ, यही है ना कि या तो हर एक रो में एक ना एक सेल होगा, या हर एक कॉलम में एक ना एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि n-1 रोज में ठीक है सेल है, और आखिरी, मान लो कि आखिरी रो में कोई सेल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है कि आखिरी रो में सेल नहीं है, तो सारे कॉलम में सेल होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि n- रोज में कोई सेल है और n- कॉलम में कोई सेल है, और एक रो और एक कॉलम में कोई सेल ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर ऐसा एक भी हमें मान लो एक रो है आई, और एक कॉलम है जे। तो अगर आई रो में एक सेल, मतलब वो चिप नहीं है, और जे रो, पूरी जे रो में, जे कॉलम में कोई चिप नहीं है, तो आई कॉमा जे सेल कैसे कवर होगा, है ना। ये कवर होने के लिए एटलीस्ट इन दोनों में से एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसा एक भी रो, या मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक रो और एक कॉलम पूरा गायब है। हर किसी में एक ना एक चिप होनी चाहिए। तो अगर हमें सारी रोज में एक ना एक चिप, मतलब दो ही केसेस हुआ ना, सारी रोज में एक ना एक चिप तो, या तो सारे कॉलम में, क्योंकि अगर हमने सारी रो में एक ना एक चिप डाल दी तो सारे सेल्स कवर हो जाएंगे। और देखो, हमने सारी रो में एक एक चिप डाली है, तो बेसिकली सम ऑफ ए ऑफ है, सम ऑफ ए है, बेसिकली सम ऑफ ए प्लस मिनिमम ऑफ बी।
क्योंकि कॉलम का फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कॉलम में डालो सारी रो कवर तो हो रही है। या दूसरा केस क्या है, मिनिमम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी। तो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया ना कि हर एक रो में एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए या फिर हर एक कॉलम में। तो यही दो केसेस है, सम ऑफ ए प्लस मिनिमम ऑफ बी, या फिर सम ऑफ बी प्लस मिनिमम ऑफ ए, ऐसा। सम ए प्लस मिनिमम ऑफ बी और सम ऑफ बी प्लस मिनिमम ऑफ ए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। इसको एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो पहला एग्जांपल क्या है। तो मैंने पहले तो सारी रोज का सम ले लिया, 6। 6 प्लस मिनिमम कॉलम क्या है, 2। तो एक मिनट। हाँ सॉरी, एक चीज थोड़ी हल्की सी गलत हो गई। ये मिनिमम इंटू एन भी तो होगा ना, क्योंकि वो कॉलम एन बार आ रहा है। यहाँ पे रो एन बार आ रही है तो इंटू एन होना पड़ेगा। तो ठीक है। तो इसमें क्या है आंसर, पहले वाले में पहले रो का सम क्या है 6 और कॉलम का मिनिमम क्या है 2। 2 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यही आंसर है। अगर कॉलम वाला केस देखते तो कॉलम का सम क्या है 7। 7 प्लस मिनिमम विच इज 1। तो 7 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 10। सॉरी, ये वाला मिनिमम है तो ये आंसर हो गया। सेकंड वाले केस में एक ही आंसर है 9। तीसरे वाले और चौथे वाले में भी लिटरली ऐसे ही होने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ। चलो, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें स्ट्रिंग दे रखी है। अब हम स्ट्रिंग से इंडेक्सेस रिमूव कर सकते हैं। और इंडेक्सेस रिमूव, बेसिकली हमें क्या बनाना है, स्ट्रिंग को अल्टरनेटिंग बनाना है। तो हमें इससे कुछ लाइक नंबर्स, बेसिकली स्ट्रिंग से कुछ चीजें उड़ानी है। और ऐसे हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करके उड़ानी है। तो लाइक इसका लॉजिक, ये तो आप देखते ही बता दोगे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है। जो भी कंसेक्यूटिव इक्वल वाले आ रहे हैं, जैसे पहले वाले केस में दो लगातार जीरो आ रहे हैं, तो आंसर सीधा 1 होने वाला है। मतलब बेसिकली जहां जहाँ जितने कंसेक्यूटिव इकट्ठे आ रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव -1 ऐड करने वाले हैं और वो मिनिमम मूव्स होने वाले हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी रिमूव करें इट इज नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि ये सारे क्योंकि कंसेक्यूटिव वाले रिमूव करने से ऑल्टरनेटिंग आ जाएगी। अब ऐसा है कि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि ऐसा करने के। तो अब द सेकेंड पार्ट इज हार्डर। पहला पार्ट तो बहुत ईजी है। तो देखो कैसे करना है इसे। तो मान लो कोई स्ट्रिंग है ऐसा, 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ है मान लो। तो ऑब्वियसली इससे कितना, एक रिमूव करना है यहाँ पर, यहाँ पे दो रिमूव करना है, यहाँ पे दो रिमूव करना है, राइट। तो टोटल 5 रिमूव करना है, तो पहले वाले केस का आंसर 5 हो गया। बेसिकली हमें दो चीजें प्रिंट करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव। अब हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। देखो, सबसे पहले तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, बेसिकली ऑर्डर हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये देखें ना कि किस किस को रिमूव करना है, कौन कौन से को रिमूव करना है, क्योंकि सबको रिमूव नहीं करना है ना। देखो, इन दो में से किसी एक को रिमूव करना है, राइट। इन तीन में से किसी एक को करना है। इन और इन तीन में से, सॉरी, इन तीन में से किसी दो को करना है, और इन तीन में से भी किसी दो को करना है, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव हटाना है तो एटलीस्ट एक रहना चाहिए, राइट। तो इन तीन में से किसी दो को, इन दो में से किसी एक को, इन तीन में से किसी दो को, राइट। और उसके बाद जितने हैं उनका हम ऑर्डर जैसे मर्जी ले सकते हैं परम्यूटेशन में, राइट। तो देखो, तो तीन में से दो को रिमूव करना, उसका 3C2 हो गया, राइट। तीन में से दो सेलेक्ट कर लिया, इंटू दो में से एक सेलेक्ट कर लिया, इंटू थ्री में से दो सेलेक्ट कर लिया। अब कितने, बेसिकली कितने रिमूव कर रहे हैं, 5। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन के इक्वल है जो। तो हम इन सबको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये आंसर हो गया। अब मान लो कुछ और एक्स होता है, यहाँ पर एक्स कंसेक्यूटिव होते हैं। तो एक्स में से x-1 सेलेक्ट करने होते हैं, राइट। एक्स ही x-1 विच इज इक्वल टू एक्स इटसेल्फ। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, जितने कंसेक्यूटिव हैं, तीन कंसेक्यूटिव हैं, तो एक्स, तो वो मल्टीप्लाई करते रहना है। मतलब ये जो कंसेक्यूटिव है x × y × z ऐसा करते रहना है एंड में। और एंड में जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स है उससे उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अगर हम एग्जांपल पे भी एक बार देख लें, तो पहले वाले केस में तो बहुत सिंपल है। दो कंसेक्यूटिव है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव 1 है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू, बेसिकली हाँ, एक मिनट, सॉरी, 1 फैक्टोरियल, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स 1 है ना, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2C1 विच इज 2, राइट।
या टुडे सी वाज इजियर कंपेयर टू प्रीवियस सीज। तो हाँ, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें तीन कंसेक्यूटिव है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव टू हो गए, तो टू फैक्टोरियल इंटू, हाँ, टू फैक्टोरियल इंटू थ्री सी टू विच इज थ्री। बेसिकली जितने कंसेक्यूटिव है थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स हो गया। और लास्ट वाले में कुछ है ही नहीं कंसेक्यूटिव, तो जीरो आ गया मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, और वन तो रहेगा ही, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चाहे एम्प्टी हो तो, लेकिन एक सीक्वेंस तो है ना। दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो बस कंसेक्यूटिव के लिए देखना है हमें। तो के मेरा स्टोर कर रहा है अभी तक कितने कंसेक्यूटिव हुए हैं, बेसिकली कितने कंसेक्यूटिव माइनस वन स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर अगला वाला इक्वल है तो के ऐड करता रहूंगा, अनलेस लास्ट पे ना पहुंच जाऊं। और दूसरे वाले केस में के को जीरो बना दूंगा, पर उससे पहले ये है ना कि ये सीक्वेंस एंड हो गई है, तो सीक्वेंस एंड होने पे क्या कर रहा हूँ, इंटू के प्लस वन। बेसिकली ये है एन सी, बेसिकली एक्स सी एक्स माइनस वन वाला ऑपरेशन, तो के प्लस वन। और ये ए है जो मेरा मिनिमम स्टोर कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स ए। तो ए में के ऐड कर रहा हूँ, और आंसर में के प्लस वन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और एंड में क्या कर रहा हूँ, के फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर में, जो कि मैंने फॉर लूप से कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है इसका। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ। तो ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डी। ओके, तो इसमें क्या है, अ, एक अरे दे रखा है, ठीक है। अब उसके सारे सब अरेज के लिए क्या करना है, हर एक सब अरे में मुझे उसका जोर निकाल के उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ये मुझे हर सब अरे के लिए करना है, बेसिकली एल कॉमा आर सब अरे डिनोट करता है, राइट। तो उसका जोर इनटू उस सब अरे की लेंथ, तो ये करना है। अब आइडियली तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, बट इसको मैं ऑप्टिमली कैसे कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। तो देखो, एक अरे दे रखा होगा, मान लो ऐसा कुछ अरे दे रखा है, ठीक है। अब मुझे हर एक सब अरे के लिए करना है। पर अगर आप देखो, अगर ये वन, अब देखो जोर क्या होता है, बेसिकली वन जीरो से बनता है जोर, मतलब बाइनरी फॉर्म में देखा जाए तो वन और जीरो से बनता है। अगर मैं इसको बिट बाय बिट करूं, तो बेसिकली बिट बाय बिट में मैं अगर ओ ऑफ एन में कर लूं, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ओ ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ टेन रेज टू पावर नाइन विच इज थर्टी। तो थर्टी इंटू एन में कर सकता हूँ, अगर मैं बिट बाय किसी एक बिट के लिए ओ ऑफ एन में सॉल्व कर सकता हूँ तो। चलो, अगर मान लो किसी एक बिट के लिए कर रहा हूँ तो ये जीरो वन का फॉर्म लेगा, राइट। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट बिट के लिए कर रहा हूँ, मतलब टू रेज टू पावर जीरो के लिए कर रहा हूँ, तो अरे किस में ट्रांसफॉर्म होगा, वन जीरो वन जीरो जीरो। और मैं हर एक बिट के लिए सेपरेटली इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जोर इंडिपेंडेंट होता है बिट्स में, तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई एक बिट दूसरी बिट पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो मैं इंडिविजुअली ऐड कर सकता हूँ आंसर, राइट। तो किसी एक बिट के लिए तो ये वन जीरो का फॉर्म में आएगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी एक आर के लिए, बेसिकली एल और आर में है कि एल, किसी आर के लिए मुझे नंबर ऑफ एल्स निकालने हैं। बेसिकली किसी आर के लिए मुझे वो आर एल निकालने हैं जिसपे ये वन हो। बेसिकली इसका जोर वन हो, जोर वन का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ वन हो यहाँ पर। बेसिकली कितने सब अरेज में ऑड नंबर ऑफ वन है। देखो, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया है, कौन कौन से सब अरे में ऑड नंबर ऑफ वन है, ये इसमें, ठीक है। अब देखो हम देखा जाए तो प्रीफिक्स सम से अगर हम करें, तो बेसिकली जोर प्रीफिक्स सम से काफी इजीली निकल सकता है, राइट। तो अगर मैं प्रीफिक्स सम में एक तो ये स्टोर कर लूं कि कौन कौन से जोर वन है, कौन कौन से जोर जीरो है, ठीक है। अगर ये स्टोर कर लूं, तो अगर मैं किसी आर पे हूँ, मान लो मैं, मुझे प्रीफिक्स प्रीफिक्स ऑफ, मैं अभी इंडेक्स आई इक्वल टू थ्री पे हूँ, इंडेक्स नंबर थ्री पे हूँ। अब मुझे ये देखना है कि अभी तक का जोर क्या है, अभी तक का जोर अगर देखा जाए वन जोर वन जीरो है, तो मुझे प्रीफिक्स ऑफ वन निकालना पड़ेगा। मतलब प्रीफिक्स ऑफ वन मतलब कि कितने कितने सबरेज में वन, मतलब कितने सबरेज में जो जोर था वो वन था। तो अगर मैं वो निकाल लूँ, तो इस पर्टिकुलर आई के लिए, मतलब आर इक्वल टू थ्री के लिए, मुझे ये मिल जाए कितने एल है। तो इसके लिए अगर देखा जाए, तो इस प्रीफिक्स ऑफ जीरो, जो प्रीफिक्स ऑफ जीरो था, वो तो जीरो ही था। प्रीफिक्स ऑफ वन, बेसिकली हाँ, प्रीफिक्स ऑफ वन वन था, प्रीफिक्स ऑफ टू भी वन था। अगर देखा जाए तो प्रीफिक्स ऑफ टू का भी जोर वन था। तो ऐसे दो
बेसिकली दो मिल गए हैं मुझे, जिसमें जो जॉर है वो वन है। तो अभी करंटली जीरो है, इसलिए मैं वन में देख रहा हूँ। अगर मैं करंटली वन में होता तो जीरो वाले देखता। तो ऐसे दो दो है ऐसे। तो बेसिकली दो बार ये आर इक्वल टू आई होगा। तो एक तो ये है कि बेसिकली मैं अगर सम ऑफ लेंथ ले लूँ, बेसिकली सम ऑफ लेंथ क्या होगा, समेशन ऑफ आर माइनस समेशन ऑफ एल माइनस वन। अगर मैं सम ऑफ लेंथ ऑफ सब रेज लूँ, तो समेशन ऑफ आर कैसे होगा, समेशन ऑफ आर होगा बेसिकली कितनी बार ये वन के इक्वल है, तो टू इंटू थ्री हो जाएगा, राइट। अब मुझे समेशन ऑफ ये भी तो लेना ना, एल माइनस वन। तो वो कैसे लूंगा, तो बेसिकली जिन जिन पे वन है, मैं बेसिकली जिन जिन पे जोर वन है उनके लिए मैं उनके इंडेक्सेस माइनस वन ऐड कर लूंगा, ये कर सकता हूँ, है ना। कैन यू रिपीट द प्रीफिक्स पार्ट। तो प्रीफिक्स अभी वही तो कर रहा हूँ मैं, प्रीफिक्स ही तो कर रहा हूँ। चलो मैं इसका प्रीफिक्स अरे बनाता हूँ। मान लो प्रीफिक्स अरे क्या है, प्रीफिक्स अरे मैं जोर वाला बना रहा हूँ। तो प्रीफिक्स अरे क्या है इसका, जीरो, पी ऑफ जीरो जीरो है बेसिकली। तो यहाँ से ये इंडेक्स वन है, तो इनिशियल जो फर्स्ट वाला जो जीरो इंडेक्स होगा वो जीरो है। फर्स्ट वाला इसके लिए इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो जीरो कॉमा वन कॉमा वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो ये इसका प्रीफिक्स अरे है। अब मैं प्रीफिक्स अरे में या तो जीरो होगा या वन होगा। तो मैं इसको दो पार्ट, बेसिकली मैं दो वेरिएबल ले सकता हूँ। सॉरी दो अरे हाँ, बेसिकली दो वेरिएबल ले सकता हूँ ना प्रीफिक्स के। तो पी वन और पी टू ले लिया, सॉरी पी पी जीरो और पी वन ले लिया। पी जीरो और पी वन क्या डिनोट करेगा, कि अभी तक कितनी बार जीरो आया कितनी बार वन आया। ठीक है, अभी तक मतलब कि अगर मैं इंडेक्स नंबर आई इक्वल टू थ्री पे हूँ, तो पी जीरो है, पी जीरो इक्वल्स टू वन, पी वन इक्वल्स टू टू। अब मैं दो वेरिएबल और ले रहा हूँ, एस जीरो एस वन, जो कि इनिशियली जीरो थे। बेसिकली ये सम ऑफ इंडेक्सेस डिनोट करेगा। तो बेसिकली जिन जिन पे जॉर जीरो था, उनका सम ऑफ इंडेक्स माइनस वन क्या है, बेसिकली यहाँ पे जीरो माइनस वन होगा। तो एस मैं ये आई इक्वल टू थ्री के लिए कर रहा हूँ। तो एस ऑफ जीरो, एस जीरो माइनस वन होगा, और एस वन होगा इंडेक्स वन माइनस वन एंड इंडेक्स टू माइनस वन विच इज वन। तो इनका सम वन हो गया। तो बेसिकली एस ऑफ वन और एस ऑफ जीरो है बेसिकली सम ऑफ इंडेक्सेस। और अभी मैं करंटली इंडेक्स आई पे हूँ, तो मेरा आई इक्वल टू थ्री है। ठीक है, तो थ्री इंटू टू माइनस, अब जो मेरा करंट जोर क्या है, जोर करंट जोर मेरा जीरो है। बेसिकली मैं करंट जोर एक्स में स्टोर करूंगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो है, तो मैं वन वाले पे फोकस करूंगा। तो थ्री इंटू टू माइनस एस वन, और बेसिकली थ्री इंटू पी वन माइनस एस वन होगा। तो विच इज इक्वल टू फाइव। तो ऐसे फाइव, देखो ये एंडिंग पॉइंट के लिए ऐसे पांच सबरे हैं जिन पे जोर वन हो जाएगा। मतलब इसका कंक्लूजन ये है, सॉरी पांच सबरे नहीं, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ सबरेज पांच है। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं बेसिकली ये वाला सबरे लूं, तो जोर वन है, तो लेंथ टू ऐड हो गई, राइट, टू। बेसिकली दूसरे केसेस में जोर जीरो है ना, तो वो लेंथ मैं लूंगा नहीं। जो वो मैं सिर्फ वही लेंथ लूंगा जिन पे जोर वन है। और इस पे भी अगर देखा जाए, एक मिनट, हम एक मिनट, जो पी ऑफ वन था वो, हाँ, तो जोर वन था, जोर वन था। हाँ, माय बैड माय बैड। अरे एक मिनट, हाँ, बेसिकली मैं इंडेक्स माइनस वन नहीं लूंगा क्योंककि प्रीफिक्स टाइप है ना। तो इंडेक्स माइनस वन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इंडेक्स ले लूंगा, क्योंकि अब अगर मैं मान लो अभी इंडेक्स आई इक्वल टू थ्री है और मैं प्रीफिक्स ऑफ वन लेना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है वन के बाद जो अब सबरे शुरू हो रहा है वो। क्योंकि जोर का मतलब क्या है, पिछला प्रीफिक्स माइनस के साथ मैंने जोर लिया, तो बेसिकली आगे वाला सबरे है। तो अगर प्रीफिक्स ऑफ वन कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि टू कॉमा थ्री है। तो प्रीफिक्स ऑफ वन, तो प्रीफिक्स ऑफ वन के लिए मैं इंडेक्स ही ऐड कर दूंगा सीधा। तो जो एस ऑफ जीरो होगा वो बेसिकली जीरो हो जाएगा, और एस ऑफ वन होगा वो थ्री होगा। तो थ्री इंटू, यहाँ पे थ्री इंटू टू माइनस थ्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू थ्री। तो अगर आई इक्वल टू थ्री है, बेसिकली एंडिंग एंडिंग इंडेक्स अगर थ्री है, तो बेसिकली कौन कौन से सबरे होंगे, एक ये टू लेंथ वाला है और एक वन लेंथ वाला है, जिन वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तीन लेंथ हो गई। ऐसे में हर एक आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक करूंगा।
तो मुझे सम ऑफ लेंथ मिल गया, मान लो सम ऑफ लेंथ आ गया मेरा कुछ एफ के बराबर आ गया। तो मैं एफ इंटू जो बिट थी, बिट पहली वाली थी, तो एफ इंटू टू रेस्ट टू पावर जीरो कर दूंगा। ऐसे मैं हर एक बिट के लिए करूंगा। तो बेसिकली इससे मेरा ओ ऑफ एन में 30 इंटू ओ ऑफ एन में आ जाएगा, क्योंकि 30 बिट्स हो सकती है ना मैक्स टू मैक्स। तो सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इस क्वेश्चन में अभी भी, कि प्रीफिक्स से कैसे नहीं होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? मतलब है तो अभी बोल सकते हो। गॉट इट, ओके ग्रेट। तो और कोई है? कैन यू प्लीज समराइज वंस अगेन? ओके श्योर। तो क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं एक बार सॉल्यूशन के थ्रू समझा देता हूँ मैं सॉल्यूशन में क्या किया। तो सॉल्यूशन में मैं बिट बाय बिट जा रहा हूँ, तो हर एक बिट के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हर बिट का आंसर इंडिपेंडेंट होगा। तो मैंने पी जीरो में बेसिकली सम ऑफ इंडेक्सेस दे रखा है। बेसिकली सम ऑफ इंडेक्सेस का क्या मतलब है कि जिन जिन का प्रीफिक्स, मतलब जिन जिन इंडेक्स पर प्रीफिक्स जीरो है उनका सम, जिन जिन इंडेक्स पर प्रीफिक्स वन है उनका सम। पी जीरो और पी वन ये डिनोट कर रहे हैं। अब ए जीरो और ए वन क्या डिनोट कर रहे हैं? जिन जिन इंडेक्स पर प्रीफिक्स जीरो है, मतलब वो उनका काउंट। जिन जिन इंडेक्स पर प्रीफिक्स वन है उनका काउंट। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट कर रहा है अभी तक का प्रीफिक्स जोर क्या है, जीरो है कि वन है। इनिशियली जीरो रहता है। तो इनिशियली अगर आप देखो, तो ए ऑफ जीरो प्लस प्लस का मतलब है ए ऑफ जीरो। हाँ, तो ए ऑफ जीरो प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, राइट। हाँ, मैंने ए ऑफ जीरो ऐड कर दिया, क्योंकि जो इनिशियल प्रीफिक्स जोर है वो जीरो ही है। और पी ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू माइनस वन, तो बेसिकली इंडेक्स माइनस वन ऐड किया है, इंडेक्स जीरो के लिए माइनस वन ऐड किया है, सॉरी इंडेक्स जीरो माइनस वन ऐड कर दिया है, क्योंकि हर इंडेक्स पे माइनस वन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हाँ, एक्स हर बार चेंज होगा अगर अगर ए ऑफ जे में ये बिट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ए ऑफ जे में ith बिट प्रेजेंट है, तो एक्स चेंज हो जाएगा, मतलब जोर चेंज हो जाएगा। अब अगर करेंट जोर वन के इक्वल है तो ये होगा, नहीं तो बेसिकली ऑल्टरनेट चीजें हैं। अगर वन के इक्वल है तो मैं जीरो वाला केस देखूंगा। अब जीरो वाले केस में क्या है, ए ऑफ जीरो इंटू जे। जे क्या है, जे है करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स इंटू ए ऑफ जीरो कर दिया। ए ऑफ जीरो मतलब काउंट ऑफ प्रीफिक्स और इक्वल टू जीरो। तो उतनी बार बेसिकली उतनी बार उतने सब अरेज में कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। इसलिए मैं आर इंटू दैट करूंगा माइनस पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो क्या है? पी ऑफ जीरो है स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मैंने सब ट्रैक कर दिया स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करंट बिट से। तो जो भी बिट थी उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आंसर में ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली उसके लिए भी दूसरे, मतलब ए वन ले लूंगा, ए वन और पी वन ले लूंगा अगर जीरो है करंट। और अभी करंटली मैं पी वन प्लस इक्वल टू जे कर रहा हूँ, जो कि करंट इंडेक्स है, राइट। और हाँ, मैं इंडेक्स माइनस वन नहीं प्लस कर रहा, मैं इंडेक्स ही प्लस कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो जो इनिशियल प्रीफिक्स प्रीफिक्स और होगा वो माइनस वन इंडेक्स के लिए होगा। मतलब मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रखी है। तो ये जो इनिशियल है वो माइनस वन के लिए है ना, तो इसलिए माइनस वन ऐड कर दिया। तो इसमें मैंने सीधा जो पी ऑफ जीरो और पी ऑफ वन है उनमें भी मैं करंट इंडेक्स ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली सम ऑफ इंडाइसेस। और ए ऑफ वन ए ऑफ जीरो इज बेसिकली काउंट, तो वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अभी भी समझ नहीं आया तो बताओ। क्लियर क्लियर है सबको? नेक्स्ट पर मूव ऑन करूँ? चलो आएगा, सबको क्लियर है। तो मैं इस पे मूव ऑन करता हूँ। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था काफी। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक ट्री दे रखा है। अब उस ट्री को हमें एक ट्री दे रखा है, उसको हमने कुछ कलर्स चूज करने हैं। और ट्री वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चूज करने हैं, कि बेसिकली मिनिमाइज करने हैं कितने कलर्स हम यूज कर रहे हैं। अब ट्री के सारे जो भी एजेस हैं उनको कुछ ना कुछ कलर दे देंगे। और हम अब कलर दे दिया, उसके बाद क्या होगा, जो जो कि हमारा इंटरैक्टर है वो किसी भी नोड पर एक चिप रख देगा। ठीक है। द थिंग इज, हमें उस चिप को रूट तक पहुंचाना है। हमारा टास्क है चिप को रूट तक पहुंचाना है। अब ऐसा है, चिप के लिए जो भी, अब देखो जिस इंडेक्स पर चिप है, जिस वर्टेक्स पर चिप है, उसके आसपास जो भी एजेस है,
उन सबका कुछ ना कुछ कलर होगा, ठीक है। और वो चिप जिस भी नोड पर होगा, वो जो सामने वाला इंटरैक्टर है, वो हमें सारे कलर्स लिस्ट कर देगा कि कौन कौन से कलर का काउंट कितना है। अब एक बार वो आ गया, हमें कोई भी एक कलर चूज करना है कि चिप को कौन से कलर पे जाना चाहिए। अब द थिंग इज, अगर एक कलर के मल्टीपल एजेस हैं तो चिप किसी भी तरफ जा सकता है, उसकी मर्जी है, मतलब इंटरैक्टर की मर्जी है, वो कहीं भी ले जा सकता है उसे। द थिंग इज, हमें उस चिप को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में रूट तक पहुंचाना है। ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स एक ही तरीके से आ सकते हैं क्योंकि ये ट्री है। तो सीधा हम रूट नोड पे जाने की कोशिश करेंगे बेसिकली। जिस भी नोड पर होगा वो हर बार अपने एंसेस्टर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो टास्क है वो है कि किसी गिवन पाथ पे जाए। तो हमें इस तरह से कलरिंग करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज हो, और हमें इस तरह से कलर्स चूज करने हैं वन बाय वन। अब देखो, मान लो कोई ट्री है, एक ट्री बना देता हूँ। मान लो ऐसा कुछ ट्री है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब द थिंग इज, मान लो अब ऐसा है कि जो हमारा इंटरैक्टर है वो कहीं भी अपनी चिप रख सकता है। मान लो उसने यहाँ पे रखी। तो द थिंग इज, हमें इसमें तो बहुत इजी है, इसमें इंटरैक्टर इस एज का कलर दे देगा हमें, और हम एक ही कलर होगा और हम उधर उसको उस कलर पे जाने बोल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इस नोड पे होगा, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर तो इन सबका कलर सेम हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? क्योंकि क्योंकि हमें वर्स्ट केस लेना है, तो वर्स्ट केस में वो नीचे भी जा सकता है, जबकि हमारा हमें एक ही पाथ में जाना है, ऊपर ही जाना है हर बार। तो देखो, इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी नोड के लिए जो इंसेस्टर की तरफ एज जा रहा है उसका कलर मान लो अगर एक्स है, तो जो नीचे वाले कलर्स हैं वो अलग ही होने चाहिए हमेशा, उससे अलग होने चाहिए। बट ये है कि अब ये देखना है कि ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो देखना है हमें। अब वो कैसे देखना है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो, हम कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर देखो, एक तो जो सबसे इजी केस है वो है कि नोड रूट से सारे कनेक्टेड है। उस केस में एक ही कलर यूज हो रहा है, राइट? एक ही कलर यूज होगा क्योंकि एक ही एज है सबके पास, तो एक ही कलर यूज होगा। उसके अलावा कोई भी केस हुआ ना तो एक से ज्यादा कलर यूज करना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि अगर इसके नीचे एक और हुआ तो हमें कोई ना कोई अलग कलर यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि दो सेम कलर हो ही नहीं सकते ना। एक नोड के पास अगर दो एज हो गए ना तो सेम कलर हम रख नहीं सकते। तो देखो, एक केस तो ये है कि एक ही कलर यूज हो रहा है। अब जो दूसरा केस है दो कलर वाला, अभी हम उस पर बात पे फोकस करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड ट्री है तो हम मिनिमम कितने कलर्स में काम हमारा हो सकता है। तो अगर आप देखोगे, कोई नोड है, उसके कुछ नीचे एज होंगे, कुछ एज नीचे होंगे, कुछ एज ऊपर होंगे, राइट? ऐसा कुछ होगा। अब नीचे एज होंगे, अब ऊपर वाला जो एज है वो अलग होना चाहिए नीचे वालों से, राइट? मान लो हम दोनों को सेम ही रख देते हैं, वन और टू। बेसिकली अगर मान लो हमने कोई भी स्टैंडर्ड ट्री के लिए हम ये देख रहे हैं कि आंसर टू हो सकता है कि नहीं, बेसिकली दो कलर्स। तो ऐसा होगा कि इन पे एज, इनका कलर टू होगा, इसका कलर वन होगा। अब यहाँ पर और है, मान लो इसके नीचे एक और एज है, तो अगर इसका टू था तो इसका वन रखना पड़ेगा क्योंकि हमें अलग ही रखना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि अगर हम इस पे जाते हैं, इस वाली नोड पे है, तो हम हमारे पास हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हमने टू बोल दिया, अ, अगर हम इस नोड पे हैं तो हम कलर वन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इस नोड पे हैं तो कलर टू बोलना पड़ेगा, राइट? अब मान लो कि ऊपर कोई ऐसी नोड आती है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर टू है मान लो, यहाँ पर वन है। द थिंग इज, इस नोड के लिए हमें इंटरैक्टर क्या देगा कि जो नोड कलर नंबर वन का वन है, और कलर नंबर टू के भी एक एज है। अब ऊपर कोई एक और नोड आती है जिसपे सेम है, कलर नंबर वन पे वन है और कलर नंबर टू पे टू है। बट इस वाले केस में हमें वन चूज करने के ऊपर जाने के लिए, इस वाले केस में टू चूज करने ऊपर जाने के लिए। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और कोई तरीका नहीं है। हमें नहीं पता कौन से नोड पे होने वाली है, हमें कभी बताएगा नहीं इंटरैक्टर। तो हमें तो जो लिस्ट मिल रही है हमें उसके बेसिस पे देखना है, और इसमें आइडेंटिकल है, और हम इसमें कलर चूज ही नहीं कर सकते। तो हम दो में काम बन ही नहीं सकता है, राइट? तो किसी स्टैंडर्ड ट्री के लिए क्या तीन कलर में काम बन सकता है? एक्चुअली इसका आंसर यस है, क्योंकि देखो, हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि जो
जो एज ऊपर से आ रहा है उसको लाइक हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, नीचे जा रहा है तो वन। ठीक है। अब अगर ऊपर वाला एज वन था तो नीचे वाले दोनों को दो दे देंगे। अब इस केस में हम कैसे चूज करेंगे, इस केस में बहुत ईजी है। जिस एज का काउंट वन है ना, हम उसे वन दे देंगे। हाँ मतलब बेसिकली इसमें काउंट, एज नंबर वन का काउंट वन है, और उसे वन, तो हम वन चूज करेंगे इस केस में। ठीक है। अब ऐसा है कि अगर ऊपर वाला एज, अगर इस नोड के लिए ऊपर वाला एज टू है, तो हम इसके नीचे वाले को थ्री दे देंगे। अगर थ्री दे दें तो द थिंग इज, हमारा काम इजी हो जाएगा। अब हम थ्री, अगर ऊपर वाला एज थ्री हम नीचे वाले को वन दे दें, तो ऐसा हो जाएगा कि अगर ऊपर वाला, अगर वन और टू प्रेजेंट है दोनों, सॉरी वन और टू दोनों प्रेजेंट है, सॉरी, हाँ, अगर वन एंड टू दोनों प्रेजेंट है तो हम वन चूज करेंगे, टू एंड थ्री दोनों प्रेजेंट है तो टू प्रेजेंट, टू चूज करेंगे, थ्री एंड वन दोनों प्रेजेंट है तो थ्री चूज करेंगे। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अ, किसी भी नोड के बेसिकली दो ही डिफरेंट कलर्स रख रहे हैं। एक एक कलर है जो ऊपर से आ रहा है, और एक कलर है जो नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले सबको सेम दे रहे हैं। तो ऐसा रख रहे हैं कि अगर ऊपर से आया वो कलर वन है तो नीचे वाले को दो दे देंगे, ऊपर से आया हुआ टू है तो नीचे वाले को थ्री, और ऊपर से आया हुआ थ्री है तो नीचे वाले को वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो ले लिया हमने। तो ये इससे तो लाइक जैसा मर्जी ट्री हो, हमेशा हम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि लिस्ट हमेशा हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्योंकि तीनों तीनों कलर कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, कोई भी दो होंगे या कोई एक होगा। कोई एक होगा तो हम वो कलर चूज करें कर लेंगे, और कोई दो होगा तो इस लिस्ट के हिसाब से कि वन और टू है तो वन, टू और थ्री है तो टू, और थ्री और वन है तो वन थ्री। राइट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, लाइक किसी स्टैंडर्ड ट्री के लिए। अब अ, अब जो लास्ट पार्ट है वो है कि अब हमें ये देखना है कि आंसर मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं, मतलब कलर टू यूज हो सकता है कि नहीं। अब कौन कौन से ट्री, हमें बेसिकली वो ट्रीज फाइंड करने हैं जिनपे दो कलर में काम बन जाए। तो एक मिनट रुकना, आई कम बैक। यस, आई एम बैक। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट केस है कि आंसर टू किस केस में होगा, लाइक कलर्स टू किस केस में यूज होंगे, टू कलर्स किस केस में यूज होंगे। तो सबसे मेन वही है, क्योंकि थ्री वाला बहुत ईजी है, थ्री वाला हम किसी भी ट्री को बना सकते हैं। वन वाला एक ही केस होगा, वो आपने देख लिया। अब टू वाला किन किन केस में होगा। अब द प्रॉब्लम इज, हमें द थिंग इज हमारी जो एज लिस्ट है वो डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, और टू वाले केस में डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है कुछ कुछ केसेस में, राइट। वो क्या केसेस है वो देखने हैं हमें। तो देखो, अगर तो ये वाला केस है कि मल्टीपल एजेस है, लाइक हर हर नोड के मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एजेस है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एजेस है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो, जो एंसेस्टर वाला कलर होगा वो हमेशा वन, उसका काउंट वन ही होगा। एक कलर का काउंट हमेशा वन होने वाला है। अब बाकी कलर्स का क्या है वो हमें नहीं पता। अब ऐसा है कि हम, ये देखो, ये रूल हमने बना लिया कि दो, हर नोड से कनेक्टेड दो ही कलर्स होंगे, एक होगा ऊपर जाने वाला और एक नीचे जाने वाले। ठीक है। अब दूसरा कलर है उसका काउंट अगर तो ग्रेटर देन वन है तो बहुत सही है। तो इसका मतलब ये है कि वन कोमा वन ना हो, ग्रेटर देन वन है तो हम बेसिकली वो वाला चूज कर लेंगे जिसका काउंट वन है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब केसेस कौन से तंग कर रहे हैं जिनमें एज दो है, बेसिकली कुछ रूट्स हैं, जैसे ये वाला केस है, इसमें दो है। तो इसमें हमें हमारा आंसर थ्री है, इस सॉरी ये तो ठीक है। हाँ, हाँ यही देख लो ना, इसमें आंसर टू आना चाहिए। लाइक मिनिमाइज कर सकते हैं, देखो आइडियली तो तीन आना चाहिए, राइट, इस वाले केस में। क्योंकि इसमें ऐसा है कि एक नोड के टू एजेस है, बट इसमें हम टू ला सकते हैं। टू कैसे ला सकते हैं, हम ये चूज कर रहे हैं कि, देखो हमने अगर ये चूज कर लिया ना कि वन इज, बेसिकली हम, हमें बना द थिंग इज हमें क्या करना है, हमें बनाना है रूल। माय बैड।
द थिंग इज हमारे पास एज लिस्ट आएगी ना, हमें उस पर रूल बनाना है एक, जिससे हमारा हमेशा सही आंसर है। तो हमें बनाना है रूल। तो देखो अगर तो दो कलर है तो रूल क्या होगा? देखो दो ही रूल्स होंगे, राइट? ठीक है। ठीक है, हो रहा है। हाँ ठीक है। या देखो दो कलर है तो दो ही रूल हो सकते हैं। एक तो रूल यही होगा कि जिसका जिस हाँ, जिस कलर का काउंट वन है हम उस पे जाएंगे। पर अगर दोनों कलर का काउंट वन है तो किस पे जाएंगे? या तो वन पे या टू पे। ठीक है, एक चूज करना पड़ेगा। अगर इस रूल से अगर हमारा ट्री बन सकता है तो बहुत बढ़िया है, तो हमारा आंसर टू हो जाएगा। अगर इस रूल से बन सकता है कंसिस्टेंटली। अब इस रूल से कैसे बनेगा वो कैसे देखेंगे? तो बेसिकली हम एक तरह से हम पहले ना स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम ये एजेस देना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में वन दे देंगे, टू दे देंगे। बेसिकली स्टार्ट अगर हम वन से स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ बनाया, टू, अब यहाँ पर वन दे दिया। अब देखो जहां पर ऐसा है ना कि जहां पर ऐसा है ऐसी नोड है जिसके एजेस टू है, तो हम देखेंगे ऊपर कौन सा है। अगर ऊपर टू, बेसिकली हमने एक मान लेते हैं, हमने एक रूल हम एक रूल रखना चाहते हैं कि अगर वन और टू के काउंट वन है तो हम वन चूज करेंगे। तो अगर तो ऊपर टू आ रहा है ना, तो हम क्या करने करेंगे, देखो देखो बाई पार्टेड ग्राफ होने वाला है बेसिकली ये। अगर आप सिंपली देख सकते हो, बहुत इजीली देख सकते हो, बाई पार्टेड ही होने वाला है। या तो दो दो कलर ही हो सकते हैं, तो और साथ वाले एज का कलर डिफरेंट होने वाला है। तो अगर तो ऐसा कोई नोड है कि जिसका ऊपर टू है नीचे वन है, तो हम इसका कलर इन्वर्स कर देंगे सबका। तो हम यहाँ से टू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से फर्क नहीं पड़ता हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं कि टू से। हमें चाहिए कि अगर ऐसे कोई नोड है ना, तो ऊपर वन है नीचे टू है। अब अब द थिंग इज, ये करने से, हमें इन्वर्ट करने से अगर कुछ भी बिगड़ रहा है, मतलब कोई भी नोड बिगड़ रही है, तो इसका मतलब हमारा टू आंसर हो नहीं सकता। और अगर नहीं बिगड़ रही है तो वेल एंड गुड। अब देखो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगर तो ऐसी कोई नोड आती है जिसका ऊपर वन है और नीचे टू है, बेसिकली हम डीएफएस कर सकते हैं ना। तो डीएफएस में जाके जो जो एजेस भी आ रहे हैं ना, सबको इन्वर्ट कर देंगे डीएफएस में जाके। अगर तो नीचे वन और ऊपर टू है, क्योंकि हमने रूल बना लिया कि ऊपर वन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम रूल बना लेंगे। वो इसी केस के लिए जिसमें नोड का नंबर ऑफ एजेस टू है, क्योंकि इसमें डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। तो हम ऊपर वन नीचे टू टू लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्वर्ट कर रहे हैं तो डीएफएस से सब कुछ इन्वर्ट कर देंगे। द थिंग इज, हम नोड नंबर वन से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली अगर वैसे बाई पार्टेड एग्जैक्टली नहीं है, नोड वन को इग्नोर करके बाई पार्टेड है। तो अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे वन है तो जरूरी नहीं है ना यहाँ पे वन हो, यहाँ पे हम टू से भी शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली वन वन से कनेक्टेड जितने भी एजेस है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम इनको अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट मान सकते हैं। तो बेसिकली वन नोड हमने हटा देनी है। द थिंग इज, हम वन वाली नोड हटा देंगे, तो हम डीएफएस तब लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टू कॉमा वन है। अगर तो इसके हमने एक बार डीएफएस लगा दिया, और उसके बाद अगर कोई नोड फिर से आती है वन टू कॉमा वन वाली, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा टू नहीं है। डिपेंडेंट नोड बेसिकली बेसिकली हम एक बुलियन अरे बनाएंगे बी। तो अगर तो वो विजिटेड है, बेसिकली हम डीएफएस लगाएंगे। अगर ये वाला केस होगा हम हमेशा डीएफएस लगाएंगे। बट अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड होगा ना, डीएफएस के दौरान पहले से विजिटेड हो गया, तो उस केस में हम आंसर बेसिकली वो हम कर देंगे कि वो टू आंसर नहीं हो सकता है। हम एक वेरिएबल ले लेंगे, बुलियन वेरिएबल, जो कि डिसरिगार्ड कर देगा। तो डीएफएस लगाने में अगर ऐसा कोई आ रहा है जिसमें ऑलरेडी हो चुका है ऐसा, और देखो, और हम जब हम जाएंगे, अगर ऐसा कुछ आता है वन कॉमा टू वाला आता है, तो उस केस में भी हम उसका बी ऑफ दिस नोड, मान लो एक्स है, बी ऑफ एक्स इक्वल टू वन कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो इसके बाद कुछ ऐसी नोड आती है टू कॉमा वन वाली, और हम इसमें इन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, बट हमने इन्वर्ट कर दिया तो ये टू कॉमा वन हो जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगी, हमें सबको वन कॉमा टू रखना है ना। तो इसलिए हम इसको बी ऑफ एक्स इक्वल टू वन रख रहे हैं कि अगर हमें इस पे इन्वर्ट करने का मतलब भाई अगर हमें इसमें इन्वर्ट करना पड़ा ना, तो इसका मतलब दिक्कत है। इसलिए थिंग इज, जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, जो जो डिपेंडेंट होंगे, अगर वो कंसिस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वो दे देगा बेसिकली ये बी ऑफ एक्स इक्वल टू वन दे देगा। तो इस वाले केस में भी अगर टू कॉमा वन आ रहा है ऐसे, अगर यहीं पर वन कॉमा टू फिर से आया, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी
कि जब हम 1,2 पे जाएंगे, सॉरी 2,1 पे हमने एक बार इन्वर्ट कर लिया है, तो ये सब कुछ B(5) = 1 हो जाएगा, और ये 2,1 हो जाएगा। तो अब जब हमने इस पे विजिट किया तो ये 2,1 आ गया। तो दिक्कत ये है कि हम इस पे फिर से DFS लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये हम DFS लगा ही नहीं सकते इस पर, तो ये डिसरिगार्ड इजीली हो जाएगा। तो हाँ, तो इसका ये लॉजिक है। अगर मान लो यहाँ पे 2,1 होता, फिर यहाँ पे दोबारा से 2,1 होता, ये तो इंडिपेंडेंट है ना। देखो यहाँ तक विजिट करेगा, ये सारे विजिट कर देगा, पर ये विजिट नहीं करेगा, तभी हमने इसको हटा दिया है, क्योंकि ये अलग कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। तो जब हमें हमें इसको अगर इन्वर्ट करना हो तो ये इसी पे फोकस करेगा, इसके कनेक्टेड कंपोनेंट पे। तो बस ये देखेगा कि ये विजिटेड है कि नहीं। तो इस तरह से हम ट्री, बेसिकली ट्री को देख सकते हैं कि हम क्या आंसर 2 बनाना पॉसिबल है कि नहीं। तो ये इसका मेरा एल्गोरिथम ये था इस क्वेश्चन का। तो अगर तो ये पॉसिबल है तो हम इजीली 2 बना देंगे, और बेसिकली ये रूल लगा देंगे, अगर 1 और 2 दोनों का काउंट 1 है तो हम 1 को चूज कर लेंगे। अ, तो मैं एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने केसेस में डिवाइड किया है। तो एक केस, पहला केस तो ये है कि 1 के साथ N-1 एजेस है, तो सीधा 1 प्रिंट कर देंगे। दूसरा केस में ये है कि आंसर 2 है, तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ किया है। आपको कोड देखना हो तो देख सकते हो। मेरी आईडी है PBX_1, तो इस पर आप देख सकते हो कोड, अगर देखना हुआ। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो थैंक यू। आई गेस। हाँ। हेलो डाउट। जसकरण। या। मुझे ये पूछना था, वो मतलब गूगल के इंटरव्यूज में कोड फोर्सेस के मतलब ऐसे समझो कि सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो कितने करने के बाद कॉन्फिडेंस रहेंगे इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, आई इंटरव्यू में वुड नॉट ओए। आई वुड से 1,600 1,500 वुड बी सफिशिएंट। मतलब COD मैक्सिमम डिव 2 के। हाँ, कह सकते हो डी, मैक्स टू मैक्स डी के ऊपर कभी नहीं जाएगा। अच्छा, डिव 2 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, ओके। और OA में भी उतना ही रहेगा क्या मैक्सिमम? नहीं, ओए में जा सकता है, डिप 2 ई तक जा सकता है कभी कभी। बट लाइक आई वुड से कि 2,000 रेटिंग तक हो सकता है प्रॉब्लम। अच्छा, OA में। हाँ। ओके ओके। और OA में कंपलसरी है क्या, मतलब ऐसा कि सारे ही क्वेश्चंस बनने चाहिए, एक नहीं बना आधे के टेस्ट डिपेंड्स केसेस पास हुआ तो? डिपेंड्स कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है। कहीं में ओए देखते नहीं है, फिर रेज्यूमे बेस्ड हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है यार, काफी ओके। डिपेंड करता है। और HD1 L3 पोजीशन के लिए डिजाइन पैटर्न्स आना जरूरी है थोड़ा, क्या आना गूगल जरूरी के है? लिए डिजाइन पैटर्न्स। वो क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, डिजाइन पैटर्न्स? और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स और ये सब LLD वाली नहीं, चीजें। नहीं, नहीं, अच्छा, इनमें जरूरी नहीं है ना, मतलब कोई भी HD1 के लिए सारे नहीं, नहीं। कंपनीज में? वो कुछ कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, गूगल में तो नहीं होता है। बाकी कंपनीज में हो सकता है, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है बाकी कंपनीज का कि किस इसमें क्या है। वो ओके। तो आपको कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी पता कर सकते हो। अच्छा, और थोड़ा एक थोड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन हो गया अभी, जैसा कि करंटली कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था ना, वो बता रहा था, तो करंट CTC उनका 64 चल रहा था ना वो टाइम पे। तो अभी अच्छा। कितना है, कुछ आइडिया होगा, मतलब एक जनरली बात पूछ रहा हूँ वैसे। 58 आपका होता ये है अभी जनरल में। 58 है क्या करंट CTC? हाँ, हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने दिया था ना, उसका 64 था, उससे मैं पूछा है जनरली अभी बढ़ गया है क्या कुछ ऐसे? अच्छा, अच्छा। हो ओके सकता ओके। है। चलो, सही है। ओके ओके। बेस्ट वही रहता है अपना 18 वाला 20 वाला ना पूरा वो। हाँ, हाँ, वही वही। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो ठीक है, ओके।